मुझे जहां तक आपके इस सवाल को भी आजम जी से पूछेंगे कि लेकिन अब कई मुद्दे हैं जिन पे घेर रही है। सुनील शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जुड़ गए आप। दरअसल आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि केशव का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। आप भी प्रयागराज से हैं, इलाहाबाद से हैं, हम कहें आप प्रयागराज कम बोलते हैं, तो ये कौन सा मैसेज आया? दिल्ली से आया, लखनऊ से आया? आपको क्या लग रहा है, ये क्यों ऐसा केशव प्रसाद के साथ हृदय परिवर्तन हुआ? धन्यवाद पुष्कर जी। ये होना ही था। केशव जी का कि जो यह बयान आ रहे थे, मेरा तो शुरू से ही मानना था कि यह केंद्रीय नेतृत्व के शह पे ही बयान दिया। और उनको पता था कि लंबे समय तक खींच नहीं सकता। वह योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में अपने महत्व को स्थापित नहीं कर सकते। यह बदलना ही बदलना था। अगर उन्हें बदलते तो निश्चित रूप से योगी जी की नाराजगी के शिकार होते। और योगी जी की नाराजगी को बर्दाश्त कर पाना, ये सह पाना, आप भले केंद्रीय नेतृत्व के संरक्षण में कुछ कर लें, अपने बुद्धि तो संभव नहीं। दूसरी चीज यह है कि जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, इस उपचुनाव के मद्देनजर भी आवश्यकता बीजेपी के सामने कि अपने घर को ठीक करे। और जो अन्य राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, चाहे हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव घोषित हो गया है, उन राज्यों में ही एक मजबूत पार्टी, संगठित पार्टी, एक सुर में बोलने वाली पार्टी के रूप में भी एक नैरेटिव बनाने की आवश्यकता है। अगर आप कांग्रेस के ऊपर या इंडिया दल समूह के ऊपर बिखराव का आरोप लगाएंगे, गुटबंदी का आरोप लगाएंगे, एकजुट न रहने का आरोप लगाएंगे, या उनमें आप एक नैरेटिव बनाने का प्रयास करेंगे कि इनमें टूट फूट भी हो सकती है, तो उसके पहले आपको अपना घर ठीक करना पड़ेगा। एक स्वर से आपकी बात निकले, एक दूसरे के खिलाफ कोई आवाज निकले, यह विमर्श भी बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए आवश्यक। और दूसरी चीज की केशव जी की अपना विधानसभा चुनाव हारने के बाद, लोकसभा के चुनाव अपने गृहनगर या आसपास में हारने के बाद, वह राजनीतिक ताकत नहीं रह गई जो 2017 के चुनाव जीतने के बाद बनी थी। उस समय लगा कि ये बात बहुत जबरदस्त एक नैरेटिव बना था कि केशव जी के अध्यक्षता में, पार्टी के अध्यक्ष होते हुए प्रदेश में और एक व्यापक प्रचार के माध्यम से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लोकप्रियता बढ़ाई। जो पिछड़े लोग हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा, एक तरह का माहौल बना था। लेकिन अपना चुनाव हारने के बाद उसमें गिरावट। जब आप चुनावी राजनीति में जब आप चुनाव हारते हैं तो आपकी वो ताकत नहीं रह जाती है जो आप चुनाव जीत करके बना देते हैं। यह जो बात है कि दूरी खत्म हो गई, ऐसा नहीं, यह वो संभव नहीं है, क्योंकि 2017 के बाद से ही केशव जी की नाराजगी योगी जी के प्रति या एक उनके प्रति दुराव वो हमेशा दिखता रहा, उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी दिखता रहा। तो वो दूरी खत्म हो जाएगी, मुझे ऐसा नहीं। दूरी खत्म, मैं सवाल पूछ लेता हूं एक छोटा सा। ये मान लिया शहनवाज जी ने भी आपकी कमोबेश लाइन पे कहा था कि ये सिर्फ उपचुनाव तक के लिए, शांति और ये जो चुनाव आ रहे हैं उनके लिए है, लेकिन अगर दूरियां खत्म नहीं है तो फिर और दिखावे के लिए भी है। तो आप देखिए ना कि कैसे 69,000 शिक्षक वाले में जो हाईकोर्ट का फैसला है उसमें वो जीत बता रहे हैं पिछड़ों की, लंबे संघर्ष की। तो आपकी बात सही हो रही है। तो लेकिन क्या, एक मेरा सवाल ले लीजिए, अब क्या जो एक और बात चल रही है कि यूपी में बड़ा बदलाव होगा उपचुनाव के बाद, तो क्या ये लोग तो नहीं हटा दिए जाएंगे जो रोज दिल्ली लखनऊ शंटिंग कर रहे थे? क्योंकि अगर ऐसा होता, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने भले विधानसभा में विपक्ष को सुनाते हुए कहा था, लेकिन जो जानकार थे वो ये कह रहे थे जब उन्होंने कहा कि मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, इससे ज्यादा इज्जत मुझे मठ में मिलती है, मैं तो जो करने आया हूं करूंगा। पुष्कर जी, आप किसी लोकप्रिय नेता को अगर जब हटाते हैं तो या तो हटाने वाले की लोकप्रियता बहुत जबरदस्त हो, या जिसको आप विकल्प के रूप में ला रहे हैं उसकी लोकप्रियता बहुत जबरदस्त हो। राजनीति में इसके बगैर कोई
प्रशासनिक अधिकारियों का फेरबदल नहीं होता। एक ऐसा व्यक्ति आपने राजस्थान में परिवर्तन कर लिया, आपने मध्य प्रदेश से परिवर्तन कर लिया, आपने छत्तीसगढ़ में परिवर्तन कर लिया, इसलिए कर लिया कि भले वहां पे जो लोग आए हैं उनकी लोकप्रियता न रही हो, लेकिन जो लोग बदलाव कर रहे थे वो चुनाव जिताने हराने की क्षमता में थे उस समय थे। तो इस साल के लोकसभा चुनाव उस समय, आज नहीं है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद 4 जून के बाद से यह इस परसेप्शन में भी गिरावट आई और यही वजह है कि आज जो लोग राजस्थान में वसुंधरा राजे को किनारे किए हुए थे, उनके साथ उनके हचा करके उनको अनुनय विनय करना पड़ा, उससे मिलना पड़ा, उनको अपने साथ रखने की कोशिश की जा रही। उत्तर प्रदेश में मेरा अपना मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूं, योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता, मैं भी नहीं कह रहा हूं कि पूरे प्रदेश में या आम जन में, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता जिनकी दिखाई पड़ती, जो हिंदुत्व के नाम पर, ध्रुवीकरण के नाम पर बीजेपी के साथ रहते हैं, ऐसे समूह में किसी भी अन्य नेता की तुलना में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता ज्यादा। आप जो पिछड़ों की राजनीति करना चाहते, पिछड़ों कौन सा पिछड़ा नेता है? आप सोचिए कि आज पार्टी के अध्यक्ष है भूपेंद्र सिंह जी, पिछड़े। उसके पहले पार्टी के अध्यक्ष थे स्वतंत्र देव सिंह जी, पिछड़े। उसके पहले केशव जी मौर्य, पिछड़े। सवाल ये नहीं है कि पिछड़ों की राजनीति या पिछड़ों को आगे रखने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोताही बरती। आप मध्य प्रदेश को देख लीजिए, मध्य प्रदेश में 1996 से दिग्विजय सिंह की सरकार जाने के बाद जितने भी मुख्यमंत्री बने, उमा भारती, बाबूलाल गौड़, शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव, सब पिछड़े, कोई एक सवर्ण नेता नहीं बना। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को पिछड़ों के नेता पार्टी के रूप में स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन हिंदुत्व के एजेंडे को सामने रखा। उस हिंदुत्व के एजेंडे को सामने रखने के कारण जो पिछड़ों में एक आकर्षण उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। क्योंकि अब ये लगने लगा लोगों को कि जो पिछड़ों की राजनीतियां, जो सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की राजनीति कर रहे हैं, उनके प्रति लोगों का लगाव बढ़ा, उन्होंने अपनी एक राजनीति मजबूत की। आज भी भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम कोशिशों के बावजूद नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में कोई किसी व्यक्ति को स्थापित नहीं कर पाई, कोई चेहरा ही नहीं है उनके पास। आज भी झारखंड में हेमंत सोरेन का विकल्प या शिबू सोरेन के विकल्प के रूप में कोई चेहरा नहीं है। बहुत ठोक पीट करके ले आप पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को याद कीजिए, पार्टी छोड़ के चले गए, 14 साल बाद उन्हीं बाबूलाल मरांडी को लाना पड़ा। जो पिछली बार आपने मुख्यमंत्री बनाया था 2019 में, वो मुख्यमंत्री जब राज्यपाल बन के चले गए, रघुवर दास। आज कोई पार्टी के आगे पास नेता नहीं है। तो चंपई सोरेन आ रहे हैं ना, सामाजिक चंपई सोरेन सबसे बड़े आदिवासी नेता आ रहे हैं आपके पास। आप देख लीजिए ना, आप पुष्कर जी, आप तो बहुत तथ्यों के साथ बात करते हैं। जिन जिन नेताओं ने जेएमएम को छोड़ा है, आज वो कहीं नहीं है। आप स्टीफन मरांडी को देख लीजिए, सही बात, सूरज मंडल को देख लीजिए, साइमन मरांडी को देख लीजिए, किसी एक नेता का नाम नहीं ले सकते आप जो जेएमएम छोड़ के गया हो और जिस पार्टी में गया हो वहां स्थापित हो गया हो या उस पार्टी के नाम पर चुनाव जीत गया हो। जितने गए थे सब लौट करके पार्टी में चले। सुनील जी, फिर मुझे एक चीज, मैं एक आपको ट्वीट जरा फुल स्क्रीन पे स्वामी प्रसाद मौर्य का दिखाइए, फुल स्क्रीन। उत्तर प्रदेश में एक ऐसे भी उप मुख्यमंत्री हैं जो कल तक मुख्यमंत्री को हटाने का अभियान चला रहे थे, आज गुणगान करते नजर आ रहे हैं। लगता है अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, यानी उप मुख्यमंत्री साहब को पता चल गया है कि भाजपा में दलित व पिछड़े वर्ग के नेताओं की हैसियत क्या है। तो आप देखिए किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बड़ा हमला किया है। अब वो अपनी आरएसएस पार्टी चलाते हैं, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी, और उन्होंने ये सीधे सीधे बड़ा हमला किया है स्वामी प्रसाद मौर्य पर, केशव प्रसाद मौर्य का, लेकिन है भाजपा पर कि भाजपा में दलित व पिछड़े वर्ग के नेताओं की हैसियत क्या है ये उनको पता चल गया है। तो सुनील जी, पुष्कर जी जी, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से सहमत नहीं। भारतीय जनता पार्टी में जो राजनीति आज है, आप योगी आदित्यनाथ जी को सामने रख करके ऐसी कल्पना मत कीजिए कि सवर्णों की राजनीति वहां।
राजनीति तो वहां पिछड़ों की ही है, जो पिछड़े नेता है वही आगे। मगर आप भारतीय जनता पार्टी मैं आपकी ये बात मान लेता हूं, आपने जितने नाम गिनाए बिल्कुल तथ्यों के आधार पर गिनाए। वसुंधरा राजे भी राजस्थान में पिछड़े में ही आती हैं, लेकिन तो क्या जी अब तक कोई एक बड़ा पिछड़ा नेता उत्तर प्रदेश में खड़ा कर पाया कल्याण सिंह के बाद बीजेपी? नहीं कर पाया। तो फिर लौट के तो लेकिन आप उन्होंने पिछड़ों का साथ छोड़ा नहीं, लेकिन उन्होंने पिछड़ों का साथ छोड़ा नहीं। योगी आदित्यनाथ भी सवर्ण नेता के रूप में सामने नहीं आए। योगी हाँ, आदित्यनाथ आरएसएस के या हिंदुत्व के चेहरे के रूप में सामने आए। लेकिन अब अगर मेरा सवाल ये, फिर ये पीडीए से कैसे लड़ेंगे? ये नहीं लड़ पाएंगे, नारेबाजी से नहीं लड़ पाएंगे। आप पीडीए के लिए अगर आप लेटरल एंट्री करेंगे, आरक्षण नहीं देंगे, तो आप नहीं लड़ पाएंगे। आप आरक्षण की अवहेलना करेंगे तो आप नहीं लड़ पाएंगे। पिछड़ों को, किसानों को, महिलाओं के साथ आप खड़े नहीं दिखाई पड़ेंगे, तो केवल आप नैरेटिव बना के नहीं लड़ पाएंगे। तो भाजपा ने तो आज गिना दिया कि मनमोहन सिंह, मोन्टेक सिंह आलूवालिया, ये सब लेटरल एंट्री के ही थ्रू आए हैं। ये कहीं अलग इन्होंने कोई कंपटीशन बीट नहीं किया है। अरे भाई, तो मनमोहन सिंह की योग्यता पर आप बहस कर सकते हैं क्या? मान लिया मैंने आपकी बात। आप जिन 64 लोगों को भर्ती किए हैं पिछली बार, उसमें मनमोहन सिंह कौन है, मोन्टेक सिंह आलूवालिया कौन है, बता दीजिए, सभी लोग मान जाए आपकी बात। तो मौका तो कोई मनमोहन आप लोग तो मौका देंगे ना। 76 में एंट्री हुई थी, तब 91 में उनका असर दिखना शुरू हुआ था। 2018 पुष्कर जी, 2018 में लेटरल एंट्री हुई है 64 लोगों की। उन 64 लोगों के बारे में आप बता दीजिए कि उसे मनमोहन सिंह कौन है, उसे मोन्टेक सिंह आलूवालिया भाई सलाहकार थे। ये ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं थे। सलाहकार आप भी रखते हैं, कोई भी रख सकता है। अब तो आर्थिक सलाहकार लेटरल एंट्री के ही थ्रू आ रहा है ना। नहीं, आर्थिक सलाहकार रखने का, सुरक्षा सलाहकार रखने का पूरा अधिकार पहले भी था, आज भी है। मनमोहन सिंह ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं थे भारत सरकार, वो लोग सलाहकार के रूप में है। सलाहकार आप भी रख लेते हैं, आप रखते भी हैं। मैं शहनवाज जी के पास आऊंगा। शहनवाज जी, ये सुनील जी ने बड़ी मार्के की बात कही है कि अगर आपको पीडीए से लड़ना है, तो अगर आप इस तरीके के काम करेंगे तो, और उत्तर प्रदेश से राजनीति तय दिशा होती है। 2 बार 71 और 1 बार 73 और 1 बार 64 आई, आप फुल फ्लैज सरकार में रहे, और अब की उत्तर प्रदेश ने साथ छोड़ा। और लेकिन जिस तरीके से आज अखिलेश यादव ने एक महिलाओं को लेके पूरा एक गठन कर दिया कि वो आधी आबादी को लड़ेंगी, अब वो अपने एम में आधी आबादी ला रहे हैं। अभी मैं उस पर नहीं जाता हूं कि वो जो आरोप लग रहे हैं कि वो महिलाओं के साथ नहीं खड़े होते सुरक्षा पर, और वो एक उन्होंने भ्रम तोड़ने, लेकिन ये चर्चा तो है ना। अब फिर इन पर यही आरोप लगा, सुनील जी ने जो कहा कि आप आरक्षण नहीं मिलेगा ना, 45 लेटरल एंट्री करेंगे तो लोगों के पास तो यही जाएगा ना। नहीं, मैं इसी पर अपनी बात बोलने वाला था। लेटरल एंट्री में बुराई नहीं है, लेकिन उसमें आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। बिना रिजर्वेशन के गलत मैसेज जा रहा है। भले ही भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलें कि हम आरक्षण का विरोध नहीं करते, लेकिन जब आप इस तरह की चीजें करेंगे तो ये मैसेज क्या जा रहा है? आपकी कथनी और करने का अंतर दिख रहा है जनता को। और योगी आदित्यनाथ जी को अगर सामने रखते हैं, अभी क्या हो गया भारतीय जनता पार्टी के सामने, मैंने पहले भी डिबेट में एक बार कहा था, अगर योगी जी को रखते हैं तो पीडीए से लड़ना मुश्किल है, और अगर योगी जी को हटा देते हैं तो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। हिंदुत्व का चेहरा कोई और नहीं तैयार हुआ है पूरे देश में, बल्कि इस समय पर मेरा भी यूट्यूब चैनल है, ज्यादा फॉलोअर नहीं है, 3-4 लाख फॉलोअर है। वहां मैंने एक पोल डाला कि इस समय पर देश के हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा कौन है। आप हैरान होंगे जानकर के 18,000 लोगों ने वोट किया, जिसमें से 98% ने योगी आदित्यनाथ जी का नाम दिया। नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ 2% लोगों ने सपोर्ट किया। तो सच्चाई ये है। उसमें पूछा गया यूपी की हार के लिए कौन ज्यादा जिम्मेदार है, तो नरेंद्र मोदी जी के लिए लोग बोल रहे हैं लगभग 80% 85% के वो जिम्मेदार हैं। अगर यूपी की हार का जिम्मेदारी योगी जी को दी जाए तो पूरे देश की जिम्मेदारी किसको दी जाए? 63 सीटों का लॉस किसके कारण हुआ? तो सच्चाई ये है कि योगी जी की लोकप्रियता इस समय सबसे ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी में। मैं तो ये कहूंगा नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा है। अगर आप देखेंगे हरियाणा में या कई अभी जो चुनाव होने वाले हैं, हो सकता है योगी जी को ज्यादा बुलाया जाए, मोदी जी को ना बुलाया जाए। ऐसे सुनने में आ रहा है, कई नेताओं ने कहा कि मोदी जी आकर के प्रचार ना करें,
क्योंकि उनके चेहरे पर अब वोट नहीं मिल नहीं रहे नहीं हैं। शहनवाज तो ये- जी, इतना भी पार्टियों में नहीं, लोकतंत्र मैं आपको नहीं वो है। सच्चाई आप कैसी वो बात कर रहे सच्चाई हैं? बता रहा हूँ। एक ही मैं ये नहीं कह- पार्टी मैं का ये आदमी नहीं कह- बैठे हैं, मैं 19 ये नहीं पूछ कह लेते रहा- हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी की लोकप्रियता समाप्त हो रही है, लेकिन गिर रही है और योगी जी की बढ़ रही है। सच्चाई नहीं ये है, नहीं, इसको हम स्वीकार आपकी करना। दूसरी बात को काउंटर कर रहे थे। हमको क्या करना है? चार छोड़ होए न रानी, हमें तो यही ना करना है ना। नहीं वो मैंने बता दिया ना कि आरक्षण के मुद्दे पर तो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है ही। अगर उन्हें लेटर एंट्री देनी है दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। टैलेंट आता है, मैं भी मानता हूं कई बार लेटर एंट्री से फायदा भी होता है, लेकिन आप उसमें आरक्षण का प्रावधान जरूर रखिएगा। आप तो जन आंदोलन की बात कर रहे हैं आजम जी जी कि लेटरल एंट्री पे लेकिन पैनल रुद्र जी से नहीं, लेकिन वो भी ये मानते ही हैं कि योगी के सामने चेहरे के रूप में अखिलेश यादव नहीं लड़ पाएंगे। अब देखिए ना, कल उन्होंने कितना, आप आज महिलाओं का संगठन बना रहे हैं, कल उन्होंने बता दिया कि ये आदत छोड़ने वाले नहीं हैं, पवन यादव को मिलेंगे। उन्होंने देखिए, विधानसभा में खड़े होकर, सुन समाजवादी लीजिए फिर बताइएगा, विधानसभा में खड़े होकर कहा और दो लोगों का नाम लिया, एक पवन यादव और एक मुस्लिम था। उन्होंने कहा बुलेट ट्रेन चलेगी। उसके बाद 16 नाम आए, उन्होंने नहीं, उन्होंने फिर कह दिया कि आप मिलेंगे, आप हमेशा गलत लोगों के साथ ही खड़े होते हैं। वो ये नैरेटिव बनाने में हमेशा बीजेपी या योगी आदित्यनाथ यही कहते हैं कि आप हमेशा अपराधी या गलत के साथ खड़े क्यों दिखते हैं। पुष्कर जी, ये भाजपा और भाजपा के लोग और मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना, जनता तो ये नहीं मानती है ना। जनता तो ये मानती है जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, उसके साथ इंडिया ब्लॉक समाजवादी पार्टी खड़ा है। इसका सबूत जनता ने लोकसभा चुनाव में दे दिया। हमें 46% वोट शेयर मिलता है, 43 सीटें मिलती हैं। तो ये उनके कहने से नहीं होगा ना, जो वो तो गलत बयानी करते ही हैं। आप बताइए, जब 16 अपराधी थे तो सिर्फ 2 अपराधियों का नाम लेने के क्यों लिया? सिर्फ इसीलिए तो लिया कि वो 2 अपराधी उनके एजेंडे में फिट होते थे। तो ये उत्तर आप प्रदेश की एक पूरी मिनट जनता आजम जी जानती सुनिए है। मेरी बात, अगर आप मान रहे हैं वो अपराधी थे, उन्होंने 16 थे, 2 ही के नाम लिए, तो आप अपराधी के साथ खड़े हो जाएंगे जाके? नहीं, लेकिन जब वो निकल के आया तो उसने बताया कि देखिए भैया, मैं नहीं था, मैं चाय पीने गया था, सिर्फ उन्होंने मेरा नाम पूछा, जब मैंने पवन यादव कहा तो उन्होंने उठा लिया। 3 मुकदमे दर्ज थे उससे पहले उसके ऊपर, 3 मुकदमे दर्ज थे। मैं होमवर्क ठीक ठाक करके बैठता हूं, मैं ऐसा ना हो कि मुकदमे दर्ज होना, पुष्कर जी, मुकदमे दर्ज होने का मतलब ये नहीं कि आप उस घटना में भी शामिल हो। वो तो घटना की बात कर रहे हैं ना। सेंसिटिव मुद्दा था उस ना घटना महिलाओं में को वो लेके। व्यक्ति शामिल आप नहीं है। मुझे एक बात ईमानदारी से बताइए, आपको वो जो तस्वीरें उस दिन गोमती नगर ताज चौराहे पर की आई थी, वो किसी भी सेंसिटिव आदमी को और परिवार वाले आदमी को अच्छी नहीं लगेंगी। अरे उसमें इतने कोई बेगुनाह फंसे अभी जेल में बंद होंगे उत्तर प्रदेश की, क्या सबसे अखिलेश यादव मिलते हैं? कि अब पहला एक केस था जिसमें पवन यादव फंस गए थे, तो वो बोलना जरूरी था। यादव सिर्फ मिलते हैं, आने के मतलब बुला के नहीं मिलते। कोई पीड़ित आएगा तो मिलेगा। वो घटना निंदनीय थी, ये हम लोग मानते हैं, लेकिन वो उसकी तो आप उसको ये कहेंगे, आप उसको, मैं बयान निकलवा के कहिए सुनवा दूं, आप ये कहेंगे उन पुलिस वालों के चेहरे मत भूलिएगा। अरे 37 सीटें आई है ना, 77 नहीं आई है। आजम भाई सही कह रहे हैं, पुष्कर जी सही कह रहे हैं। इसको स्वीकार करिए कि नहीं मिलना चाहिए था, अपराधी से या आरोपी से नहीं मिलना चाहिए था अखिलेश जी को। ये सच्चाई है। लगातार समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी से संबंधित और उनके वोटरों को परेशान कर रही है। ये हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम अपने वोटरों की सुरक्षा करें, और वो अधिकारी जो नफरत और एजेंडे के साथ है, उनको बिल्कुल सबक सिखाया जाएगा। ये माननीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी कहा था कि ईडी और सीबीआई वालों को जरूर याद रखना, जो लोग आज बिल्कुल बड़ी दोस्ती पक्की है।